हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 जनवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है, तंजानिया कंट्री को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्राणहिता रिवर को लेकर के। तो प्राणहिता रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, प्राणहिता रिवर एक पेरेनियल रिवर है और गोदावरी रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी के रूप में फ्लो करती है तेलंगाना स्टेट और महाराष्ट्र स्टेट के बॉर्डर एरिया को फॉर्मेशन करती हुई। ये जो प्राणहिता रिवर है, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में टू स्मॉल स्ट्रीम जो हैं, इसमें एक का नाम है वर्धा और एक का नाम है वेनगंगा। ये दोनों मिलकर के प्राणहिता रिवर का फॉर्मेशन करती है और फिर कुछ टाइम के बाद में पेनगंगा रिवर जो है वो भी आकर के प्राणहिता रिवर में मर्ज हो जाती है। तो लास्ट ईयर प्राणहिता रिवर को डेडिकेटेड प्राणहिता रिवर की वर्शिप करने के लिए एक मेगा रिवर फेस्टिवल जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर भी इंडस रिवर और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को लेकर के डिस्कशन किया गया है। इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस सेंड किया है कि हम चाहते हैं कि 1960s में इंडस वाटर ट्रिटी जो हुई थी उसमें कुछ चेंज किया जाए, उस पैक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स करने की प्रेजेंट टाइम में ज़रूरत है। अब देखो इश्यू क्या है, जो पाकिस्तान है उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर ट्रीटी है, इसको लेकर के जो भी इशू थे, जैसे कि इंडिया जो है कुछ रिवर के ऊपर अपने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने अपने इशू जो है वो पहले डिस्कस किया जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसको यहाँ पर इस प्रोसीजर को एस्टेब्लिश किया है कि आप अपने लेवल पर इस इशू को सोल्व करो। तो इसी के बेसिस पर इंडिया ने कहा है कि हम चाहते हैं कि जो भी ये इशू है, इसको, ये जो पैक्ट है इसको जो है वो दोबारा से रिवाइज किया जाए प्रेजेंट टाइम की सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग। तो पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि इंडस रिवर ट्रीटी जो है वो किन किन पॉइंट्स के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एग्री हुए थे। देखो, इंडस रिवर सिस्टम जो है उसमें मेन रिवर इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें रावी, व्यास, सतलज, झेलम और चेनाब है। तो ये जो ट्रिटी है जो 1960s में हुई, इसमें इंडिया को एब्सोल्यूट कंट्रोल दिया गया है रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जो इंडस रिवर सिस्टम की ईस्टर्न रिवर है। और पाकिस्तान को यहाँ पर पावर दी गई है इंडस रिवर की जो अदर सिस्टम है, मतलब अदर जो रिवर है, जो वेस्टर्न रिवर है, झेलम और चेनाब को लेकर के, और इंडस जो मेन रिवर है इसको लेकर के। लेकिन इंडिया जो है इन वेस्टर्न रिवर के ऊपर, वेस्टर्न रिवर का जो यूज है वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, नॉन कंजप्टिव यूज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है यूज कर सकता है। मतलब सीधी सी बात ये है कि इंडस रिवर, झेलम रिवर और चेनाब रिवर, इनके ऊपर जो है इंडिया अपने प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर सकता है। बस इंडिया इतना नहीं कर सकता कि उसके वाटर को रोका जाए और उसको जो फ्लो है उसमें कमी आए। ये काम जो है वो इंडिया को इतनी पावर जो है वो नहीं दे रखी है, लेकिन इतनी पावर इंडिया को दी गई है इंडस वाटर ट्रीटी के अंडर कि इंडिया जो है इंडस, झेलम और चेनाब, जिन रिवर को लेकर के पाकिस्तान के पास पावर है, इन पर भी इंडिया जो है इनके पानी का यूज कर सकता है। इतनी राइट जो है इंडिया को दिया हुआ है। यहाँ पर अगर मैप के थ्रू इस पॉइंट को अगर हम समझें तो ये इंडस रिवर सिस्टम है। यहाँ पर है रावी, ये है रावी, ये है व्यास और ये है सतलुज। यहाँ पर तो एब्सोल्यूट पावर दी गई है इंडिया को, और ये है इंडस रिवर, झेलम रिवर एंड चेनाब रिवर। यहाँ पर पावर दी गई है पाकिस्तान को। इंडिया इनके वाटर का यूज कर सकता है, बस इनको डाइवर्ट नहीं कर सकता है इनके वाटर को। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर एस्टेब्लिश किए, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कि देखो, इंडिया ने 2006 में, यहाँ देखिए, 2006 में इंडिया ने
झेलम रिवर के ऊपर अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किशनगंगा 330 मेगावाट का किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो स्टेब्लिश किया था, जिसको लेकर के पाकिस्तान को इशू था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर 850 मेगावाट का राटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर इंडिया ने स्टेब्लिश किया है, जिसको लेकर के पाकिस्तान ने अपना ऑब्जेक्शन किया था। लेकिन डिस्प्यूट इंडस रिवर सिस्टम को लेकर के अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है तो उसके रिजोल्यूशन का प्रोसीजर जो है वो इसी ट्रिटी में दिया हुआ है। इस ट्रिटी का आर्टिकल 9 जो है वो ये बात बोलता है कि अगर दोनों कंट्री के बीच में कोई डिफरेंसेज है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसके सेटलमेंट के 3 प्रोसीजर हैं। लेकिन इस ट्रिटी में ये भी बोला गया है कि पहले दोनों कंट्री को अगर ये लगता है कि स्टार्टिंग के जो प्रोसीजर है उनमें रिजल्ट नहीं निकल करके आ रहा है, तभी जाकर के नेक्स्ट प्रोसीजर पर हमें जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहले हम प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे तो पहले तो बोल रखा है कि दोनों कंट्री के परमानेंट इंडस कमीशन, दोनों कंट्री के कुछ मेंबर्स हों और परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो बनाया जाए, और उसको लेकर के टाइम टू टाइम जो है वो पाकिस्तान और इंडिया की जो डेलीगेशन है उनकी मीटिंग हो, और उसके थ्रू जो है वो इशू को सोल्व किया जा सकता है। अगर इसके बेसिस पर भी ना निकले तो वर्ल्ड बैंक जो है वो अपना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर अपॉइंट करे, और उसके बेसिस पर रिजल्ट जो है वो देखने को मिले। अगर फिर भी रिजल्ट ना निकले तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेज में आप जा सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर जो है 2022 में वर्ल्ड बैंक का एक न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो अपॉइंट किया गया, अब उससे रिजल्ट निकला ही नहीं। साथ ही साथ में यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो परमानेंट इंडस कमीशन है उसकी भी लास्ट ईयर मई 2022 में इंडिया में मीटिंग हुई, और इस साल जो है वो लाहौर में मीटिंग होने वाली है। तो उससे पहले ही आपने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को इस प्रोसीजर को सौंप दिया। पहले यहाँ पर इनके बेसिस वर्ल्ड बैंक का जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है या फिर जो हमारा परमानेंट इंडस कमीशन है उसके बेसिस पर कुछ रिजल्ट निकलता, वहाँ पर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती दिखती, तब जा करके आप आर्बिट्रेशन कोर्ट में जा सकते थे। तो पाकिस्तान ने जो प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो किया है उसी के बेसिस पर इंडिया ने यह माना है कि हम चाहते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको चेंज किया जाए, उसमें कुछ अमेंड करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है फ्रंट पेज पर ही, और यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टूडेंट्स से यहाँ पर डिस्कशन किया। परीक्षा पे चर्चा, वो हर बार जो है एग्जाम से पहले इस तरीके का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तमिल लैंग्वेज जो है उसके ऊपर फोकस किया कि तमिल लैंग्वेज जो है वो पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, जो स्टूडेंट हैं उनको सिर्फ अपनी मदर टंग या फिर अपने एजुकेशन के बेसिस पर स्टडी ना करने के अलावा अदर लैंग्वेज जो है उनकी भी स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पर देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो तमिल काशी समागम जो हुआ था उस मीटिंग में हमारा जो भी है एक तरीके से एंशियंट हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको रिवाइवल करने के लिए, और एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है, ताकि यूनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो हमारे इंडिया के जो अलग अलग पॉइंट्स हैं उन सभी के बेसिस पर आगे बढ़ सके। इन सभी के बेसिस पर एक कोशिश की जा रही है कि नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है अपने आप को सुप्रीमेसी बेस्ट डिक्लेयर करने के लिए, उन सारे इश्यूज के बेसिस पर कि जो भी हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम मिला करके और ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करें, और जो हमारी वीकनेस है उसको हम कम करें। ताकि देखो वीकनेस के बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में रीजनल बेसिस पर काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो हमारी डाइवर्सिटी है वो ही हमारी यूनिटी और इंटीग्रिटी, और हमारी जो डाइवर्सिटी है वो ही हमारी कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे। इसी के लिए फोकस किया जा रहा है कि इंडिया में जो अदर पॉइंट्स अदर रीजन जो हैं उन सभी में जो एक मिंगल जो है या फिर यूनिटी जो है उसको इंक्रीज किया जा सके। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फोकस किया है कि भई हमें जो है वो सीखना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अदर लैंग्वेज भी हम पढ़ सकें। यहाँ पर ये जो इमेज है वो पेरियार रिवर की है। तो यहाँ पर बताया गया है एनवायरमेंटल हैजार्ड, मतलब पेरियार रिवर के वाटर को जब आप यहाँ पर व्यू करोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो वाटर है वो एक तरीके से उसका डिसकलरेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रीज यूनिट है उसकी वजह से उनसे जो भी वेस्टेज निकल रहा होगा वो यहाँ पर आकर के इस रिवर में मर्ज हो रहा होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो रही होंगी। तो पेरियार रिवर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये केरला रिवर की लॉन्गेस्ट रिवर है, और
इसको लाइफलाइन भी बोला जाता है केरला रिवर की। तो लाइफलाइन बोला जाता है और वहाँ पर पोल्यूशन लेवल अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होंगी। ओके, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होगी, पॉपुलेशन जो इसके ऊपर डिपेंडेंट है वो इससे इफेक्ट होगी। और देखो मुल्ला पेरियार डैम ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये पेरियार रिवर और मुलायार जो रिवर है उनके कन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है। तो पेरियार रिवर में ये जो इशू देखने को मिल रहा है, जो वेस्टेज यहाँ पर आकर के मर्ज हो रहा है, इसके सॉल्यूशन के लिए हमें काम किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर अभी 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की ईव पर हमारे प्रेसिडेंट ने जो यहाँ पर स्पीच दिया उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख रखे हैं कि हमारे इंडिया की एक तरीके से अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ट्राइबल वीमेन जो है वो हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री में है प्रेजेंट टाइम में, द्रौपदी मुर्मू। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं आप ये बताओगे कमेंट बॉक्स में। और 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो प्रेजेंट टाइम में, और इन्होंने अपना जो स्पीच दिया हमारे नेशन को जो एड्रेस किया उसमें हमारी इंडिया की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, डाइवर्सिटी है, उन सभी के ऊपर फोकस किया। माइनॉरिटीज़ जो ग्रुप हैं उनके ऊपर फोकस किया, वीमेन जो है उसके एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस किया। साथ ही साथ में उन्होंने बताया कि जो हमारे फाउंडिंग फादर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे, ताकि जिससे माइनॉरिटी जो हैं, जो भी ग्रुप जो हैं जिनके टाइम के साथ में जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा था, उन सभी के अपग्रेडेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काम किया गया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर राइटर ने फोकस किया है एक रिपोर्ट के ऊपर। तो देखो एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इंडिया जो है, इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन रहती है। पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें तो 2.4% जो है वो जोग्राफिकल एरिया इंडिया के पास में है। और इंडिया जो है वो टोटल वाटर रिसोर्सेज का 4% को कंज्यूम करता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है। मतलब ग्राउंड वाटर का यूज अगर कहीं सबसे ज़्यादा किया जाता है तो वो इंडिया में किया जाता है। अब देखो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने भी लग गई है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है और यहाँ पर हाइड्रोजियोलॉजिकल सेटिंग्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक वैरायटी या डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। इंडिया की एग्रीकल्चर और ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी, चाहे रूरल एरिया में ले लो चाहे आप अर्बन एरिया में ले लो, वहाँ पर ग्राउंड वाटर जो है वो एक बैकबोन है, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर के लिए भी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ के लिए भी ग्राउंड वाटर। ओके, 80% हमारी कंट्री का जो 80% लोग हैं उनका ड्रिंकिंग वाटर और साथ ही साथ में इरिगेशन, जितनी भी हम इरिगेशन में वाटर का यूज़ करते हैं उसका 2/3, और ड्रिंकिंग में जितना यूज़ करते हैं उसका 80% जो है वो हम ग्राउंड वाटर से ही कंज्यूम करते हैं। तो इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी जो है उसमें ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2022 यूएन वर्ल्ड वाटर डे, ओके, 2022 की रिपोर्ट थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इम्पोर्टेंस गिवन टू द रिसोर्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब 2022 का जो वर्ल्ड वाटर डे था इसमें फोकस किया गया ग्राउंड वाटर को लेकर के कि ये एक ऐसी शक्ति है जो इनविजिबल है लेकिन फिर भी विजिबल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वैसे कोशिश कर रही है कि ग्राउंड वाटर जो है उसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके, इसके लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ में डिस्कशन मिल करके किया जा रहा है। जैसे कि इस प्रोसेस में अगर हम डिस्कस करें तो कुछ इम्पोर्टेंट काम जो हैं वो किए गए हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं उसको 70% तक हम रिडक्शन करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम जो भी वेल, जो भी ट्यूबवेल, जिस तरीके से भी हम ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं वहाँ पर हमें ऐसी टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश करनी चाहिए ताकि जो ग्राउंड वाटर की क्वालिटी जो है उसमें कितना हम यूज़ कर पा रहे हैं इसके बारे में हमारे पास में मेजरमेंट हो और डाटा हो। तो इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो हमने एस्टेब्लिश करने की भी कोशिश की है और इसके बेसिस पर हमें रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मई 2019 में हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इम्पोर्टेंट
रोल प्ले किया। और जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है, जिसमें हमने मर्ज कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन अलोंग विद ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन सबको मर्ज करके हमने जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जो भी हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उन सभी के मैनेजमेंट को लेकर के। साथ ही साथ में डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर भी इसमें फोकस किया जाता है। जल शक्ति अभियान जो है वो हमने लॉन्च किया, जल शक्ति इंटू जन शक्ति इंटू जल शक्ति थ्रू एसेट क्रिएशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन कैंपेन एंड एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन। मतलब जो हमारी जनशक्ति है, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसको क्यों ना हम जल शक्ति के रूप में यूज़ करें, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करें कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमें क्यों इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ हमारे गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव हैं, जैसे कि अटल भूजल योजना, नेशनल प्रोजेक्ट ऑन एक्वीफर मैनेजमेंट, ये सब कुछ जो है वो हम ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रहे हैं। कुछ इनिशिएटिव जो हमने लॉन्च किए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि देखो, मेन टारगेट है कि ग्राउंड वाटर जो है वो सस्टेनेबल तरीके से बना रहे, हम उसको इतना एक्सट्रैक्ट ना करने कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सके। ओके, तो इसके लिए हमें फोकस करना होगा प्रेजेंट टाइम से ही। जो अल्टरनेट है ग्राउंड वाटर के, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। साथ ही साथ में इरिगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो ऐसी क्रॉप्स के ऊपर हम फोकस करें जहाँ पर वाटर का कम यूज़ हो। साथ ही साथ में ड्रिप वाटर, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है उसको हम यूज़ करें, और ड्रॉप सिस्टम जो है इरिगेशन का, उस प्रोजेक्ट के ऊपर हम फोकस करें ताकि वाटर का कम से कम यूज हो सके। और ऐसी क्रॉप का प्रोडक्शन हम करें जहाँ पर वाटर का कम से कम यूज़ हो और उसके बेसिस पर रिजल्ट भी ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिले। तो इंडिया में पॉपुलेशन के बढ़ते हुए जिस तरीके से हम मान रहे हैं कि इस साल जो है चाइना को हम सरपास कर देंगे पॉपुलेशन के डाटा में, तो इस तरीके से हमें और ज़्यादा रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज करना होगा, तभी जा कर के जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ तक ग्राउंड वाटर की एक सस्टेनेबल अवेलेबिलिटी जो है वो हो पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए, देखो, चीता जो है वो लास्ट ईयर हमारे इंडिया में जो कुनो नेशनल पार्क है वहाँ पर लाया गया, कहाँ से, नामीबिया से। और अभी हमारी गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है कि हम लेकर के आएंगे साउथ अफ्रीका से। इस साल जो है 12 चीता जो है वो इंडिया में लाई जाएंगे, कुनो नेशनल पार्क में ही इनको छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें चीता के बारे में, तो लास्ट ईयर जब नामीबिया से लाया गया तो ये पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट इस तरीके का एक तरीके से रीइंट्रोडक्शन था, या किसी भी लार्ज कार्निवोरस का एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। अब देखो, चीता जो है एशियाटिक चीता भी होते हैं और अफ्रीकन चीता भी होते हैं। तो देखो, एशियाटिक चीता मतलब हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। 1960 से 1970 से हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रही थी कि चीता को हम इंडिया में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करें। 1947 तक इंडिया में चीता देखा गया था, लेकिन 1947 के टाइम में एक किंग थे, एक रूलर थे, उन्होंने जो 3 मेल चीता जो थे उनको मार दिया था। और इसके बेसिस पर 1952 में इंडिया में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि हमारे यहाँ पर विलुप्त हो गए हैं चीता। और तभी से 1960 से हमारी गवर्नमेंट जो है वो प्रोसीजर में लगी हुई थी कि हम दोबारा से यहाँ पर चीता ला सकें। देखो, एशियाटिक चीता जो है वो साइज में होते हैं छोटा, और जो अफ्रीकन चीता जो होते हैं वो साइज में होते हैं बड़े। एशियाटिक चीता प्रेजेंट टाइम में सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम डिस्कस करें तो ईरान में पाए जाते हैं, और वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, 40 से 50 ही उनकी संख्या है। तो अफ्रीकन चीता जो है उनको हम इंडिया में लेकर के आए हैं, और अभी अदर कंट्रीज से भी, जैसे कि साउथ अफ्रीका से। और नेक्स्ट कुछ सालों तक, मतलब लगभग 8 से 10 सालों तक एवरी ईयर जो है वो वहाँ से चीते जो हैं वो इंडिया में लाए जाएंगे, ताकि एक प्रोमिनेंट जो है वो पॉपुलेशन चीता की इंडिया में डेवलप हो सके। अब कूनो नेशनल पार्क को इसलिए वहाँ पर इनको छोड़ा जा रहा है या रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ की अगर आप
डिस्कस करोगे बायोडाइवर्सिटी को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लोरा एंड फोना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रे के रूप में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। साथ ही साथ में वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ के जैसे कि सवाना ग्रासलैंड भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं, वुडलैंड फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वहाँ पर ट्रीज़ को लेकर के, ओके, और वेजिटेशन को लेकर के। और साथ ही साथ में प्रे की भी पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी देखने को मिलती है। तो इजीली ये जो जो भी ट्रांसलोकेटेड पॉपुलेशन है चीता की, वो यहाँ पर इजीली रह पाएगी। अब हमारे इंडिया में जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो गई। इसके बेसिक रीजन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जो है एक बेसिक रीजन है कि वाइल्ड लाइफ की जो पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ में कम होती जाती है। साथ ही साथ में जो चीता है उनका हैबिटेट लॉस देखने को मिला, मतलब फॉरेस्ट एरिया टाइम के साथ में जब डिक्रीज हुए, पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हुई, फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होते गए, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स जो हैं, प्रे की जो लॉस है उसकी वजह से भी, और इलीगल जो ट्रैफिकिंग है इसकी वजह से भी जो वाइल्ड एनिमल है इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। ओके, देखो अफ्रीकन चीता जो है उसकी आईयूसीएन रेड लिस्ट में अगर हम डिस्कस करें तो उसका वनरेबल कैटेगरी में आता है, और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, कूनो नेशनल पार्क की हमने बात की, तो कूनो नेशनल पार्क पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था और 2018 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है और यहाँ पर एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की भी बात की गई है। तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो 2005 में एनटीसीए को एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आता है, स्टेचुरी बॉडी है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है इसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये बेसिक बातें हैं एनटीसीए को लेकर के जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर देखो कश्मीर जो है वहाँ की पश्मीना शॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर अब कुछ नया इसमें इंक्लूड किया जा रहा है कि सेंचुरी से जो पश्मीना शॉल जिस तरीके से बन रहे थे, अब उसमें जो फ्रेंच टच जो है, फ्रेंच जो है जो वहाँ की आर्ट है उसको भी इस पश्मीना शॉल में इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ किया जाएगा, ताकि एक नया जो कलर जो है, एक नई जो इमेज जो है वो पश्मीना शॉल की देखने को मिल सके। देखो यहाँ पर बांग्लादेश के जो हिली एरिया, बांग्लादेश का वो एरिया जो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा, मिजोरम इनसे टच होता है और म्यांमार से भी टच होता है, वहाँ के हिली रीजन पर कुछ ट्राइब रहती हैं, लेकिन उनके खिलाफ में बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है, बांग्लादेश की जो आर्मी है, उनके साथ में कुछ इशू देखने को मिल रहा है, और इनमें से कुछ पॉपुलेशन जो है वो लास्ट ईयर से हमारे इंडिया की स्टेट में भी रह रही है। तो इसको लेकर के उन लोगों ने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से अर्ज किया है कि हम चाहते हैं कि हमारे खिलाफ में जो भी हमारे राइट्स हैं उनका जो वायलेशन देखने को मिल रहा है उसको लेकर के आप इंटरवीन कीजिए। ओके, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम है, और काफ़ी सेंचुरी से पॉपुलेशन जो वहाँ के हिली एरिया पर रह रहे हैं उनको इनके जो राइट्स हैं वो दिए जा सकें, और जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके। चिन, कुकी और मीजो कम्युनिटीज़ जो हैं, जो बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर रहते हैं, और उन्होंने वो चाहते हैं कि ये जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं जो बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट पर रहते हैं, वहाँ पर इनकी जो भी प्रोसीजर है, जो भी इनका रेगुलेटरी है वो बनी रह सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो देखो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है वहाँ पर फिलिस्तीन और इजराइल जो है वो फिर से आमने सामने हैं, और यहाँ पर जो है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इशू जो है वो फिर से यहाँ पर बना हुआ है। देखो म्यांमार की अगर हम बात करें तो 2021 से यहाँ पर आर्मी रूल बना हुआ है। आर्मी ने यहाँ पर डेमोक्रेसी में जब जीत करके आई पार्टी, तो उसको हटा करके अपनी सारी पावर अपने हाथ में ले ली, क्योंकि उनको लगा कि अगर मेजोरिटी में यहाँ पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई तो उनके पास में जो पावर है उनको हटा दिया जाएगा। तो अब यहाँ की जो आर्मी है उन्होंने डिसीजन लिया है कि अभी इलेक्शन होंगे इस साल, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी पार्टी जो है उनको कम से कम अपने 1 लाख मेंबर जो है वो कंप्लीट करने होंगे। पहले जो है 1000 मेंबर्स भी अगर हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकती थी, अब ऐसा नहीं है, रूल्स जो हैं उनको चेंज कर दिया गया है। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।